सब लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो आपके शिक्षक हो, किसी भी बिरादरी के लोग, तमाम लोगों ने बिना पढ़े लिखे एक आदमी को फांसी पर लटका दिया, एक आदमी को खलनायक मान लिया। एक ऐसा वक्त जहां संसद जो है वो हमारा धर्म की धुरी पर घूम रहा हो, यानी संसद में धर्म का पूरे तरीके से प्रवेश हो चुका हो, मंदिरों में राजनीति हो रही हो और टीवी चैनलों पे रामलीला चल रही हो और सैटारिस्ट हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हो और नेटफ्लिक्स पे पॉलिटिकल एपिसोड्स चलाए जा रहे हो, तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। और ऐसे वक्त में इस किताब का हम विमोचन कर रहे हैं। ये किताब राहुल गांधी के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए संघर्ष का एक दस्तावेज है। हम लोगों ने इसको खेल समझ लिया था, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच आया और उसने अपनी जान देकर चीज़ों को थोड़ा आसान बना दिया। तो हमने समझा शायद ये बना बनाया मिलता है। नहीं, बना बनाया नहीं मिलता है, ये बनाते रहना पड़ता है। बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था, तो इसका मतलब सुसाइड थी। कण कण में व्यापी है राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। ज्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि इस किताब के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर क्यों है, क्योंकि किताब राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है। ये कोई राहुल गांधी का जीवन चरित्र पेश नहीं करती है। इस किताब को पढ़ के आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि राहुल गांधी का जन्म कहां हुआ, फिर वो पढ़ाई करने के लिए कहां गए, फिर आगे की यात्रा उनकी रही, बिल्कुल नहीं। ये किताब राहुल गांधी के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए संघर्ष का एक दस्तावेज है। एक कोशिश की गई है कि पिछले 10 साल में जो लोकतंत्र और संविधान पर अंधेरा फेंकने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको कौन कौन लोग उस अंधेरे को दूर करने का काम कर रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है, लंबी सूची है। उसमें पत्रकार शामिल हैं जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे लोकतंत्र में आ गए हैं, जहां हमारी पूरी व्यवस्था एक 80-85 बुजुर्ग साल के व्यक्ति को एक स्ट्रॉ देने से मना कर देती है। सिद्दीक कप्पन एक ऐसा मामला जहां बिना कुछ लिखे एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उमर खालिद, मुझे लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये सब लोग नहीं होते तो शायद किताब के सिलसिले आगे नहीं बढ़ते। हम भूल गए हों या हमारी स्मृति में हो रोहित वेमुला। तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ एक घुटन है, एक तरफ यह है कि आप जो मैं लिख के दूंगा आप वो बोलेंगे। दूसरी तरफ बात है कि अगर आपने कुछ सोच लिया खुद से तो वो अपराध है। तो बात केवल ये नहीं है कि क्या हमको पसंद है, बात केवल ये है कि केवल राजा के हिसाब से बोलने से काम नहीं चलेगा। यह बहुत जरूरी है कि हमको मोटा भाई से प्यार होना चाहिए, केवल उनकी बातें मानना काफी नहीं है, हमें उनसे प्रेम करना भी सीखना होगा। मैं 20-22 साल से मीडिया में हूं, हमने पिछले अलग अलग सरकारें देखी हैं, लेकिन पिछले 5-7 साल में एक चीज जो मैंने देखी कि जो हम सोच रहे हैं उसको कोई देख ले रहा है। पता नहीं कैसे किसी को पता चल जाता है कि वो क्या चीज है जो हमारे जानने से पहले कोई जान जाता है। वो क्या चीज है जो सारी जगह पर एक जैसी है। तो मैंने ये पाया कि अब बोलना बहुत जरूरी है। जब न्यूज रूम में राहुल गांधी का एक ही मतलब है कि वो खबर राहुल गांधी को खलनायक के रूप में पेश करने वाली हो, तब वो स्टोरी है। राहुल गांधी पर स्टोरी का मतलब ही है उस खबर में कुछ ना कुछ राहुल गांधी के लिए नकारात्मक होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज आप ढूंढ के लाएं जो राहुल गांधी को विलन बता दे। अब आप ये काम कितने दिन तक करेंगे? रोज सुबह 9:30 बजे आप ये काम शुरू करेंगे और रात को 11 बजे उस काम को खत्म करेंगे।
और इस काम को करने वाले जो लोग हैं उसको हम न्यूज रूम कहते हैं। तो मेरी जो परेशानी थी वो ये थी कि इसको मैं कब तक टालूं। आज टाल दूं कि ईएमआई आने वाली है, कल टाल दूं कि बच्चों की फीस आने वाली है, और मैंने देखा कि सारे न्यूज रूम में यही बात होती है। किसी ने कहा कि मैं तो ये छोड़ दे, मैं तो बोलना चाहता हूं लेकिन मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं। किसी ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही बोल दूं लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं। किसी ने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि बिल्कुल तुरंत आज ही सब लिख दूं, लेकिन वो ईएमआई 5 तारीख को ईएमआई कटती है, 2 तारीख को सैलरी आती है, तो ये 2 से 5 के बीच में बड़ी दिक्कत है। क्योंकि हम सब चाहते हैं। मैं आगे जो कुछ कहने वाला हूं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे बच्चे भी बैठे हैं और आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हम सोचते हैं कि बच्चों के सामने ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल ने तो जो 75 साल पहले लिख दिया था उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन इस सत्ता ने पढ़ लिया और उसको पता चल गया कि ये मैकेनिज्म क्या है और लोगों के दिमागों पर कैसे कब्जा किया जा सकता है। इस किताब में एक शब्द का इस्तेमाल है, तानाशाही। मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी लेखक से यहां हुई, क्योंकि ये तानाशाही से एक कदम आगे बढ़ गई है बात। राहुल गांधी इस किताब के नायक इसलिए हैं क्योंकि वो चक्रव्यूह को भेदने के लिए उतरे हैं। हमने अभिमन्यु की कथाएं तो बहुत पढ़ी हैं, हमें नहीं पता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन कोई अभिमन्यु बनने को राजी भी तो हो। क्योंकि जब सवाल 20 करोड़ मुसलमानों का आएगा तो हमें चिंता हो जाती है कि क्या जो हम ये कहेंगे ये वोट बैंक में कहां जाएगा, तो नेता चुप हो जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आती है तो बात ये आती है कि नहीं ये इस राजनीति में फिट नहीं बैठेगा। आप देखिए कि आपका मीडिया क्या दिखा रहा है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मीडिया दिखा रहा है कि इससे वोट नहीं आएगा, मीडिया दिखा रहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। क्या लोकतंत्र का अर्थ चुनाव जीतना है? क्या राजनीति का अर्थ अंततः किसी भी प्रकार से जीत हासिल कर लेना है? मेरी अपनी जो समझ है वो कहती है कि राजनीति का अर्थ है कि जो लोकहित है उसकी बात करना, जो संविधान और लोकतंत्र के मूल्य हैं उसकी बात करना। तो ये जो सारा चक्रव्यूह है इसको कौन तोड़ेगा? हमें कोई तोड़ता हुआ इस 10 वर्ष में नजर नहीं आता। एक आदमी नजर आता है जिसे मैं देखता हूं, और वो राहुल गांधी। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था और उनके नाम पर, उनके धर्म के नाम पर जब एक देश बनाया जा रहा था, तब उन्होंने ये सोचा और ये जाना कि उनके लिए वो देश, और उनके लिए नहीं बल्कि उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो उनकी भविष्य की नस्लें हैं, यानी मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए, कि उन्हें जिन्ना का पाकिस्तान नहीं, उन्हें गांधी का हिंदुस्तान ज्यादा सेफ लगा। और आज जब मैं सोचती हूँ कि ये सब जो हो रहा है देश में, उनकी आत्मा को 2 साल पहले वो गुजर गए और उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी कि भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की और भारत जिस पूरी नींव पर आधारित ये देश बनाया गया, यानी सोचिए कि वही 47-48 का वक्त है जब इजराइल भी बना और पाकिस्तान भी बना। एक यहूदी धर्म के नाम पर देश बनाया गया और एक इस्लाम धर्म के नाम पर देश बनाया गया। तब भारत जैसा एक ऐसा देश जो गरीबों का देश था, जो ऐसे लोगों का देश था, जो अनपढ़ों का देश था। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास मूल्य थे, और मूल्यों से भी ज्यादा हमारे पास हिम्मत थी ये तय करने की कि हम अपने देश को एक धर्म की पहचान नहीं देंगे। आज जबकि भारत के पास सब कुछ है, भारत, मैंने सुना है कि जब नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ जाएंगे तो हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन जाएंगे, लेकिन भारत अपनी पूरी हिम्मत गंवा बैठा है। इतने छोटे मन और इतने छोटे मस्तिष्क, और उसका सीना जो है, मतलब कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, लेकिन दिल बहुत छोटा है हमारे प्रधानमंत्री का। और ऐसे ही वो हमें, हमारा जो देश है उसे बना देना चाहते हैं कि आज जो हमारी हिम्मत है और हौसला है वो पूरे तरीके से टूट रहा है कि आज हम ये कहते हैं कि हमारा गौरव तब हमें प्राप्त होगा जब इस पूरे देश को एक हम धर्म की पहचान दे देंगे। तो सड़कों पर जब ये हालत हो, सोसाइटीज में ये हो रहा हो, स्कूलों में बच्चे, संविधान की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोकतंत्र की चर्चा नहीं हो रही, उनके भविष्य की बात नहीं हो रही है, टीचर्स नाच रहे हैं
और उनके पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं, एक टीचर आगे नाच रही हैं और पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं, भक्ति गान हो रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहां संसद जो है वो हमारा धर्म की धुरी पर घूम रहा हो, यानी संसद में धर्म का पूरे तरीके से प्रवेश हो चुका हो, मंदिरों में राजनीति हो रही हो और टीवी चैनलों पे रामलीला चल रही हो, और जो हमारे कॉमेडियंस हैं और सैटारिस्ट हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हो और नेटफ्लिक्स पे पॉलिटिकल एपिसोड्स चलाए जा रहे हो, तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। और ऐसे वक्त में इस किताब का हम विमोचन कर रहे हैं और इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि इस सब के बावजूद एक तरह का ये रेजिस्टेंस है इस कमरे में जो हो रहा है, और ये यकीन जानिए एक छोटी सी क्रांति भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको ये किताब लिखने के लिए, हम सबको यहाँ बुलाने के लिए और एक ऐसे वक्त में बुलाने के लिए जिससे कुछ ही घंटों दूर हैं हम, ऐसे वक्त में जब भारत को एक नई आज़ादी मिलने वाली है और भारत में जो उस वक्त के जो क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, आज वो इस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं। अदालत का एक आदेश था कि भाई ट्रस्ट को कहा गया कि आप मंदिर बनाइए, अदालत के आदेश में ये भी कहा गया कि मस्जिद तोड़ना घोर अपराध था, यानी जुर्म तो हुआ लेकिन मुजरिम ढूंढने से नहीं मिल रहा है। उसी आदेश में ये भी कहा गया कि जब आप मंदिर बनाएंगे तो 5 एकड़ जो आपको रहम खा के ये जमीन दी गई, उस जमीन पर एक रहम की या एक तरस की एक मस्जिद भी बना दीजिए। उस मस्जिद की कोई ईंट नहीं रखी गई, उसका कोई नक्शा नहीं है, अभी ये भी पता नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस मस्जिद में, लेकिन चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये बहुत वैध तरीके से काम हो रहा है, कानूनी तरीके से काम हो रहा है, तो इसलिए भी यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि ना तो ये वैध है ना ये कानूनी है। अगर ऐसा होता तो जो कोर्ट के सबसे अहम पहलू थे वो ये था कि अग्रीजियस क्राइम यहाँ पे हुआ, यानी घोर अपराध हुआ। तो अपराध हुआ, अपराधी नहीं मिल रहा है। मंदिर बनाना था तो मस्जिद भी बनानी थी, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर देश का एक ऐसा नेता जिसको 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, वो नेता अपने को सिर्फ एक धर्म का नेता मानकर और जानकर बहुत खुशी से वो घूम रहा है, वो कर रहा है जो उसको करना है, सिवाय उसके कि जो उसका काम है। टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, मैंने सुना था 92 में मेरी उम्र करीब 11-12 साल की थी और मैं पत्रकारों से सुना करती थी कि उस वक्त पत्रकार कार सेवकों में तब्दील हो गए थे और हिंदी मीडिया हिंदू मीडिया बन गई थी। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि उस वक्त मेरी उम्र कम थी और मुझे पता नहीं था, मैंने टीवी नहीं देखा। आज के दौर में मैं देख रही हूँ वो कार सेवक तो नहीं, लेकिन भक्ति काल जो चल रहा है हमारी पत्रकारिता का, वो एंकर्स जो कहती हैं कि मैं महिला एंकरों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो कहती हैं कि हम विकसित भारत, प्रगतिशील भारत और आधुनिक भारत की तस्वीर है। इस कदर कि वो भारतीय परिधान नहीं, कोट पैंट पहन के आस्तीन चढ़ाते हुए न्यूज रूम में आती हैं और पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि महिला होने से वो कमजोर हो जाएंगी, पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं। आज वो बड़े बड़े तिलक लगाकर श्लोक पढ़ रही हैं। और ये समझिए कि ऐसे वक्त में, यानी ये मंदिर का पूरा जो काम चल रहा है, ये ऐसे वक्त में भी चल रहा है जबकि इत्तेफाक से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी 10 साल पूरे कर रहे हैं। और 10 साल मुझे लगता है कि एक किसी देश के लिए, एक समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी एक बड़ा, एक तरह से मील का पत्थर होता है। किसी भी देश की मीडिया होती, और खासकर एक ऐसा मीडिया, आप सोचिए कि जो मानवता का विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें हमेशा बताया गया कि 2 एक बड़े बाधाएं आती थी। एक तो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम नहीं था और दूसरा था सूचना का प्रसार। आज हमारे पास दोनों है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो चलिए दूर की बात है, तमाम तरह की ट्रेनें और वो सब चल रही हैं, लेकिन सूचना का जो पूरा ये धंधा है, हमारा जो कारोबार है, इसमें हजारों लाखों पत्रकार काम ये नहीं कर रहे हैं कि लोगों तक सूचना पहुंचाएं। उनका मैंडेट ये है कि किसी तरह से लोगों तक सूचना ना पहुंच जाए। सबसे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात है कि उन्होंने पूरा जो मानवता का विकास था, ये सिर्फ भारत की बात नहीं, और भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा जो वाइब्रेंट मीडिया स्पेसेस हैं, उनमें से मैं भारत को आंकती हूँ। और भारत का जो लोकतांत्रिक विकास हुआ, हमारे समाज का जो विकास हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज, जो गौरवशाली हमारा पूरा इतिहास है, उसमें यह भी है कि यहाँ मीडिया का बहुत अच्छा स्पेस है। आज उस पूरे मीडिया को, जिसे मैं पूरा तानाशाही हम सिस्टम कह रहे हैं, ताना और शाह मिलकर
किस तरीके से ये पूरा तंत्र तैयार कर रहे हैं कि पूरे तरीके से जो हमारे पत्रकार हैं वो ऐसे भक्तों में तब्दील हो गए। एक छोटा वीडियो मैंने देखा जिसमें किसी ने कहा कि कंबल पत्रकारिता है। तो क्या हुआ कि ठंड इतनी है वहां अयोध्या में कि कंबल ओढ़कर पत्रकार पीटीसी कर रहे हैं। तो ये कंबल पत्रकारों ने नहीं ओढ़ रखा है, ये कंबल जनता को ओढ़ाया जा रहा है ताकि वो बेरोजगारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, ताकि वो अपनी तकलीफों को भूल जाएं। जो लोग चाहते हैं कि कुछ करें, ये लोकतंत्र को बचाएं, ये किसी एक मोदी जी, ये कोई अडानी जी, ये शाह जी, इनके साथ नहीं है। ये एक ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस की प्रॉब्लम यह है कि ऑक्टोपस रक्तबीज जैसा हो गया है। यानी उसमें एनआरआई शामिल है, उसमें वनवासी केंद्र शामिल है, उसमें और कोई शामिल है। कोई भी हिंदू सेना तैयार हो जाती है, कोई भी किसका लिंचिंग करता है, और रूल ऑफ लॉ, संविधान कुछ भी नहीं है। बंद लिफाफे में मुझे तो ताज्जुब होता है, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सबूत स्वीकार न करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबरी का ढांचा गिरा, वो एक गुनाह था, लेकिन गुनहगार कोई नहीं था। तो इसका मतलब सुसाइड थी? इसका मतलब क्या माना जाए? वो सुसाइड थी। उसके बाद जिस पीठ ने ये फैसला दे दिया राम मंदिर वाला, उनके नाम नीचे लिखे नहीं, ताकि उन्होंने जान लिया इतिहास में नाम लिखेंगे तो ये नाम का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आगे होगा, लिखा जाएगा तो हमारे नाम लिखे जाएंगे। तो ओवरऑल खंडपीठ का निर्णय लिखा गया, वो नाम नहीं है वहां पर मौजूद। और एक बात है, स्टेन स्वामी जी की बात कर रहे थे अभी दयाशंकर जी। अरे स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना चाहिए, उनको पार्किंसंस था, 85 साल के थे, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। अंडर ट्रायल आज 77% जो कैदी है जेल में, 77% देश में, वो अंडर ट्रायल है। उनके बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है कोर्ट्स। और ऐसे में आपको स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देना नहीं है और उमर खलीद को बेल नहीं देना है बिना ट्रायल के, ये आपको समझता है, लेकिन आपको ये आपको समझ में नहीं आता कि ये जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। जब विपक्ष गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई, बाकी एनआईए, एनएसए विपक्ष पे चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो राम का जन्म कहां हुआ, वो जुरिस्डिक्शन में कैसे आता है सुप्रीम कोर्ट के? तो ये अपने आप में पैराडॉक्स है, अपने आप को काट रहे। तो बात ये है कि आज मैं हूं, दयाशंकर जी है, आरफा जी है, या अशोक जी बैठे, और भी लोग हैं जो है यहां आप आए हुए हैं, तो आपको भी अंदर कुछ ना कुछ घुटन होती होगी। लेकिन समस्या यह है कि जाए तो जाए किसके पास? अब जैसे मैं उस वक्त 2011-2012 में तमतमा के लालू जी के पास गया था, आज भी लालू जी ही है जिनके पास जा सकते हैं। खैर मैं जाता नहीं हूं क्योंकि उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा है, उनको और सताने का कोई मतलब नहीं ना, उनके पास अब सत्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके बीज बोए, इसमें भी मुझे कहने में कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी की असफलता, राहुल गांधी की सफलता है। उन्होंने ये कोशिश की कि जो आजादी हमारे संविधान में जो लिखी है वो आखिरी आदमी तक पहुंच जाए, और वो कोशिश के लिए उन्होंने ये कीमत दी कि अपनी पार्टी की सत्ता खोई। आज भी अगर वो चाहते हैं तो 10 मिनट में अडानी और अंबानी उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, वो अड़ीग है। और इसी बात से लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को राहुल गांधी से के साथ पूरी तरह से जेल करने में समर्थ नहीं दिख रही है। और यही वजह है इंडिया अलायंस नाम की जो पूरा अलायंस बना है, वो अपने दमखम से पूरे जुनून पैदा करने में नाकामयाब रहा। कामयाबी अगर उनको आनी होती, मई में जो इलेक्शन होगा, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, मुझे नहीं मालूम कल के बाद क्या होगा, क्योंकि कल के बाद एक उन्माद बढ़ेगा धार्मिक। उसके बाद पता नहीं, गोलवलकर गुरुजी ने लिख के रखा है कि लेफ्ट, लिबरल, ईसाई, मुसलमान, ये सारे दुश्मन है हमारे, ऐसा लिख के रखा है गोलवलकर गुरुजी ने। और गोलवलकर गुरुजी के सारे पाठ जो है और सावरकर के सारे पाठ है वो बाय बुक जा रहे हैं सबके। और ये किताबें क्यों नहीं पहले किसी ने पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आता। खैर बात यह है कि कल के बाद राहुल गांधी अपनी कोशिशें, अपनी लड़ाई वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे दयाशंकर जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
मेरी चिंता है या मेरा दुख ये है कि हम सब लोग जो भारत के नागरिक हैं उन्होंने लोकतंत्र को इतना कम समझा, लोकतंत्र की इतनी कम कीमत लगाई, और जो ढांचा बना अपने देश का आज़ादी की लड़ाई के बाद उसको भी इतना कम समझा। इसकी तकलीफ है। लेकिन इसके साथ मुझको इस बात का एहसास भी है कि समाज इतनी आसानी से चीज़ें समझता नहीं है। हम लोगों ने इसको खेल समझ लिया था, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच आया और उसने अपनी जान देकर चीज़ों को थोड़ा आसान बना दिया था। तो हमने समझा शायद ये बना बनाया मिलता है। नहीं, बना बनाया नहीं मिलता है, ये बनाते रहना पड़ता है। और जब बनाते रहने की कोशिश में हम कमज़ोर पड़ गए तो हमको वही मिलना था जो आज मिला है। आप ये भी देखिए कि जब जर्मनी में हिटलर का उदय हो रहा था, उस काल के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल कार्बन कॉपी है जो अपने यहाँ हो रही है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। एक एक नारे जो हैं वो कार्बन कॉपी हैं, एक एक चालें जो हैं वो कार्बन कॉपी हैं, जो कहानियां कही जा रही हैं वो भी वही हैं। यानी फासिज्म के आने के जो तरीके हैं वो बने हुए हैं, उन तरीकों को अपना करके आज ये फासिस्ट बने हैं। इससे पहले कोई और कोशिश कर रहा था जो विफल हो गया बनने में। तो ऐसे में ये किताब कुछ जरूरी चीजें आपको याद दिलाती है। जैसे अभी पीयूष बबेले ने कहा कि वो भी क्या इमरजेंसी थी जिसमें इतनी तीखी बातें लिखने वाले कवि की ना नौकरी गई, ना सरकारी मकान गया, ना उनको और कोई परेशानी हुई। आज हालत ये है कि यहाँ बैठे हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि भाई यहाँ से भाषण दे के गए और सुबह जो है डी वाले ना आ जाए 5 बजे जगाने के लिए, या मोहल्ले का थानेदारी आके हालचाल ना पूछने लगे। तो ये जो भय की स्थिति है, इस सब में हम हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे संघर्ष है। और इसी सिलसिले में अपने अनुभव के आधार पर आरफा ने जिन दुर्भाग्यजनक घटनाओं का उल्लेख किया, सन 92, मैं उस समय सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में सक्रिय था। सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन सन 87-88 में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। अध्यापक थे, उसमें छात्र थे, बुद्धिजीवी थे, और सन 92-93 तक हमारी गतिविधियां जारी रही थी। और आज मैं किंचित गर्व और किंचित विडंबना के साथ ये याद कर सकता हूँ कि उस जमाने में एक नारा जो मुलायम सिंह यादव ने बड़े उत्साह से अपनाया था चुनाव में, सन 93 के चुनाव में, वो खाकसार का गढ़ा हुआ नारा था। और वो ये था कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम।